बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री 11th क्लास। आज हम देखेंगे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम बाय यूजिंग बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोहर ने जो हाइड्रोजन एटम के लिए nth ऑर्बिट का रेडियस फाइंड किया था वो हम देखेंगे। तो हम इसमें सपोज करेंगे हमारे पास एक एटम है, तो एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और उसमें प्रोटॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, ई नेगेटिव है, और जो प्रोटॉन है उसके ऊपर चार्ज ई पॉजिटिव है। तो जी फॉर प्रोटॉन की नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है। तो ये हमारे पास दो चार्जेस हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ कि जब दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के करीब हों तो उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, जो उनके दरमियान अट्रैक्शन होती है, उसको हम किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। वो अट्रैक्टिव फोर्स उन दोनों चार्जेस जो चार्ज हैं उनके टोटल चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके दरमियान डिस्टेंस के स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे 4πε0 एक कांस्टेंट यूज़ हुआ है। तो इन यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो ऊपर माइनस चार्ज है इलेक्ट्रॉन का और ये किसका है, प्रोटॉन का चार्ज है। ये उनको शो करने के लिए इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल आउट नहीं करना है, ये जस्ट चार्ज शो कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन का और एक प्रोटॉन का। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू स्केयर हो जाएगी। तो ये थी इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये इक्वल होगी सेंट्रीपिटल फोर्स के, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी चीज़ को सर्कल में मूव करवाती है। तो यहाँ पे ये वाली फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को सर्कल में मूव करवा रही है। अब इलेक्ट्रॉन को एक ऐसी फोर्स है जो सर्कल से अवे मूव करवाना चाहती है, उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये इक्वल होती है mv² आर के। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा लिखेंगे कि कंसीडर वी हैव एन एटम इन विच एन इलेक्ट्रॉन, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज़ ई नेगेटिव एंड द चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज़ ई पॉजिटिव। z इज़ टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। तो z उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे। तो टोटल जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होगा वो z ई पॉजिटिव होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। फिर हम उसकी ये एक फ़ोर्स देंगे, अट्रैक्टिव फोर्स उनके दरमियान जो होगी। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट यूज़ हुआ है ये इसे कहते हैं हम परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान जो मीडियम है वो वैक्यूम है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 8.83 10⁻12 कूलम स्केयर पर जूल पर मीटर इसकी वैल्यू है। इसके बाद हमने अब इसकी डेरिवेशन करनी है। तो डेरिवेशन तो अब यहाँ पे जो आपने पहले बात की है ये इसके दरमियान क्या थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थी। तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रही हैं, बैलेंस कर रही हैं। तो अब हम दोनों फोर्सेस को एक दूसरे के क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। ये हमने यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखा है। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई ये वाली। इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो mv² ओवर आर है और g ओवर 4πε0 r² है। तो एक आर यहाँ से एक आर से कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक आर बच जाएगा। अब इस आर को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं तो उधर जाके ये मल्टीप्लाई होगा, और इसके साथ अब यहाँ mv² है, इसे उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये यहाँ पे जाके डिवाइड होगा। हमारे पास एक ये इक्वेशन आ गई जिसमें रेडियस और वेलोसिटी के दरमियान हमारे पास एक रिलेशन आ गया, दोनों के दरमियान एक इन्वर्स रिलेशन है। यहाँ पर z जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन है, e क्या है, चार्ज है, ऑन इलेक्ट्रॉन हो सकता है या प्रोटॉन ले सकते हैं, दोनों में से एक ले सकते हैं, और माइनस की वैल्यू नहीं लेनी। उसके बाद 4πε0 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4/ε0 m मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और इसके साथ ही v² वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अननोन है, लेकिन यहाँ से हम इनके दरमियान एक रिलेशन देख सकते हैं, रेडियस और वेलोसिटी के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। वो वाला इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के करीब होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, बिकॉज उसका रेडियस कम होगा। जब रेडियस कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, और जो न्यूक्लियस से दूर होंगे इलेक्ट्रॉन्स उनकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी बनिस्बत जो न्यूक्लियस के करीब है। तो ये इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि एटम्स हैव ग्रेटर स्पीड नियर द न्यूक्लियस गिव रीज़न। तो यही रीज़न है कि हमारे पास एक इक्वेशन फाइनल आ गई है। तो इसमें अगर इसको देखें तो इसमें इन्वर्स रिलेशन है रेडियस और
वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के दरमियान। तो ये दोनों में अब एक्सप्लेनेशन इस इक्वेशन की लिखनी है 1 की। और यहाँ पे जो v की वैल्यू है वो क्या है, अननोन है हमारे पास। v क्या है, अननोन। अब हमने v फाइंड करना, तो v फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट। ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट हम मूव करेंगे, यूज़ करेंगे जो बोहर्स ने अपने पास्टुलेट्स में दिया था। तो एंगुलर मोमेंटम इज़ इक्वल टू mvr इज़ इक्वल टू nh/2 होता है। तो यहाँ पे v की हमने क्या कर ली, वैल्यू निकाल लिया, और ये v की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। अब हम देखते हैं कि हमने इक्वेशन नंबर 1 किस तरह लिखी है। तो ये जो वैल्यू आई है हम इसे अब किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है वो कुछ इस तरह थी। उसको देखते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो क्या थी। उसमें था r इज़ इक्वल टू जी ई स्केयर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद एम वी स्केयर। ये v जो है ये बाकी सारे फैक्टर के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इसको हम इस फॉर्म पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अब v की हमने वैल्यू पुट की और इसका स्केयर लेंगे तो हमारे पास ये एक वैल्यू आ जाएगी। अब इस यहाँ पे डिवाइड है, जब डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो ये वाली जो हमारे पास है वैल्यूज़ हैं ये क्या हो जाएंगी, इन्वर्स हो जाएंगी। तो देखते हैं इनको इन्वर्स किया जब, तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ अब क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। जैसे ये वाला 4 जो है इस 4 के साथ कट जाएगा, यहाँ से 1 पाई इस 1 पाई के साथ कट जाएगी, यहाँ पे 2 पाई है तो 1 पाई यहाँ पे क्या होगा, बच जाएगा। इसी तरह 1 m कटेगा और यहाँ पे 1 m बच जाएगा। तो हमारे पास नेट क्या बचेगा, इस साइड पे हमारे पास बचेगा जी ई स्केयर और एप्सिलॉन बचेगा, ये वाला फैक्टर। और दूसरी साइड पे हमारे पास एक पाई की वैल्यू बचेगी, एक m की, और r स्केयर बचेगा, और नीचे n स्केयर h स्केयर ये वाली चीज़ बच जाएगी। अब इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, इसको इसके साथ लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक इक्वेशन आ जाती है। इसमें आप देखें दोनों साइड पे r है, तो हमने r जो रेडियस है वो एक ही चाहिए। तो ये वाली जो चीज़ है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ये वाला r इस r स्केयर से कटेगा और यहाँ पे एक r बच जाएगा, और वो ये r बच गया एक। अब ये r इधर आ जाएगा, इसके साथ जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, इसके साथ वो क्या करेंगे, दूसरी साइड पे मूव कर जाएंगे। ये हमारे पास यहाँ पे ये वाली चीज़ जो होगी ये दूसरी साइड पे जब जाएगी तो इसके साथ क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं हमारे पास रेडियस की वैल्यू क्या आती है। जब हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया तो हमारे पास ये एक रेडियस की वैल्यू आ गई इसकी। अब इसकी हमने एक्सप्लेनेशन लिखनी है। ये रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट फॉर एन एटम होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम यूज़ करना है हमने, तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसमें अब हमने एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि इसमें ये जो चीज़ें हैं कुछ कांस्टेंट है, जैसे एप्सिलॉन नॉट h स्केयर ओवर z स्केयर पाई और m, ये चीज़ें क्या हैं, कांस्टेंट है। इनकी वैल्यू जब पुट करें फॉर हाइड्रोजन एटम z इज़ इक्वल टू 1, उसमें एक ही प्रोटॉन होता है, तो z फॉर हाइड्रोजन इज़ इक्वल टू 1। तो हमारे पास एक आंसर आ जाता है 0.529 10⁻⁻10 मीटर। तो ये जो फैक्टर है 10 - 10 मीटर, इसको एंगस्ट्रॉन के इक्वल भी लिख सकते हैं, यूनिट इसका एंगस्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ गई है। तो अब हमने ये जो कांस्टेंट की वैल्यू आई है इसे इक्वेशन नंबर जो हमारे पास ये 3 आई है उसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास ये फाइनल एक वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास अब देखें हमने उस इक्वेशन 3 को रीअरेंज करके ये कांस्टेंट अलहदा किया, और ये वाली वैल्यू किसकी पुट की है, ये कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दिया। और अब ये कांस्टेंट ये चीज़ जो है इसकी जगह हमने इधर एंगस्ट्रॉन लिख लिया। तो हमारे पास ये एक फाइनल इक्वेशन आ गया, r इज़ इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉन n स्केयर। तो इसे हम कहते हैं इक्वेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के लिए, बिकॉज हमने ये कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए वहाँ पे z की वैल्यू 1 पुट की थी, और z की वैल्यू 1 इज़ फॉर हाइड्रोजन। नेक्स्ट आ जाइए। अब हमने नेक्स्ट प्रूव करना है कि जो रेडियस 1 होगा फर्स्ट ऑर्बिट होगा, उसका रेडियस क्या होगा, सेकंड का क्या होगा, थर्ड का क्या होगा, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह सो ऑन हमने फाइंड करना है।
जो हमारे पास इक्वेशन आई थी 4 इक्वेशन आई थी उसमें हमने अब n की वैल्यू पुट करनी है, n इज़ इक्वल टू 1 पुट करना है। तो फर्स्ट ऑर्बिट आएगा n इज़ इक्वल टू 2, n इज़ इक्वल टू 3। n की वैल्यू 1 कब होगी, जब हमारे पास कौन सा शेल होगा k, और 2 कब होगी l शेल के लिए, 3 कब होगी m शेल के लिए। तो ये डिफरेंट शेल के लिए इसकी वैल्यूज़ है। अब देखें जब n की वैल्यू 1 पुट की तो r1 यहाँ पे n की जगह 1 आ जाएगा, 1 का स्केयर 1 ही होता है, सेम वैल्यू आ जाएगी। यहाँ 2 पुट किया और यहाँ 2 का स्केयर क्या हो जाएगा 4, और 4 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह 3 के लिए ये आंसर आ जाएगा और 4 के लिए नेक्स्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 8.4 आ जाएगा। तो ये डिफरेंट ऑर्बिट्स के डिस्टेंस आ गए हमारे पास। अगर हम इन डिस्टेंस का एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करें तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकलेगा कि जो डिस्टेंस है इनका न्यूक्लियस से वो इक्वल इंक्रीज़ नहीं हो रहा, कि ये होना चाहिए कि पहला जो है डबल है, उसके बाद वो ट्रिपल हो जाए, फिर वो 4 टाइम हो जाए, फिर वो 5 टाइम हो जाए। इस तरह इनमें कोई रेगुलर इंक्रीज़ नहीं आ रहा। तो इनके दरमियान जो इंक्रीजिंग जो डिस्टेंस है उसका पैटर्न देखने के लिए हम क्या करेंगे, 2 कंसेक्टिव जो होंगे ऑर्बिट जैसे R1 और R2 उनके दरमियान डिफरेंस फाइंड करेंगे, फिर R2 और R3 का डिफरेंस फाइंड करें और देखेंगे कि ये डिफरेंस कितना आ रहा है। R2 और R1 का डिफरेंस फाइंड करें, R3 और R2 का डिफरेंस फाइंड करें, तो हमारे पास एक सीक्वेंस आ जाता है कि जो R2 और R1 का डिफरेंस है वो सबसे स्मॉलर है, R3 और R2 का उससे ग्रेटर है, R4 R3 का उससे ग्रेटर है, यानी कि एक रेगुलर इंक्रीज़ हो रहा है उनके डिस्टेंस के दरमियान। और ये इंक्रीज़ एक रेगुलर पैटर्न के साथ भी नहीं हो रहा, वैसे इंक्रीज़ हो रहा है, सॉरी रेगुलर नहीं हो रहा ये। नेक्स्ट आ जाइए हमारे पास जब हमने ये फाइंड किए तो हमारे पास एक कंक्लूजन आया कि जो फर्स्ट ऑर्बिट था उसका फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 0.529 एंगस्ट्रॉन और n की पावर कितनी थी 1 थी, ये फर्स्ट था। और सेकंड के लिए ये सब कुछ सेम था और ये 2 का स्केयर था, तो यानी कि जो यहाँ पे 2 का स्केयर 4 हो जाएगा। जो सेकंड ऑर्बिट है वो 4 टाइम्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस दैन फर्स्ट ऑर्बिट, जितना रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट का है सेकंड ऑर्बिट का फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस से 4 टाइम होगा। जैसे हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है तो इसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से फॉर एग्जांपल 1 मीटर है, एग्जांपल लिए या 1 सेंटीमीटर ले लें, तो जो सेकंड होगा उसका न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 4 सेंटीमीटर, वो 4 टाइम्स अवे होगा, उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसी तरह जो थर्ड होगा उसका डिस्टेंस जो न्यूक्लियस होगा थर्ड का जो स्केयर होता है वो 9 होता है, तो ये 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, वो फर्स्ट का 9 टाइम्स होगा। इस तरह ये एक रेगुलर इंक्रीज़ नहीं आ रहा हमारे पास। तो हम लिख सकते हैं जो सेकंड ऑर्बिट है वो 4 टाइम्स अवे फ्रॉम न्यूक्लियस दैन फर्स्ट ऑर्बिट, और जो हमारे पास थर्ड ऑर्बिट है वो 9 टाइम्स अवे होगा, और जो फोर्थ ऑर्बिट होगा वो 16 टाइम्स अवे होगा फ्रॉम न्यूक्लियस दैन फर्स्ट ऑर्बिट, और इसका फर्स्ट ऑर्बिट के साथ कंपैरिजन करके लिखना है। नेक्स्ट आ जाइए, हमने यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चंस बनता है कि प्रूव दैट R2 मनफी R1 इज़ स्मॉलर दैन R3 माइनस R2 इज़ स्मॉलर दैन R4 माइनस R3। कभी कभार ये भी कहता है कि प्रूव दैट द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज़ स्मॉलर दैन द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट एंड देयर इज़ नॉट रेगुलर चेंज इन डिस्टेंस या रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स। तो फिर हमने वो पहली कैलकुलेशन करनी है। अब इस क्वेश्चन में हम ये कैलकुलेशन करेंगे कि हम उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे R2 R1 के और डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, R2 और R3 की वैल्यूज़ पुट करके फिर हम उसका डिफरेंस फाइंड करेंगे। इस तरह डिफरेंस फाइंड करके ये सबसे स्मॉल है, ये उससे बड़ा है, ये सबसे बड़ा आ गया इधर। तो हमें यही उसने प्रूव करने के लिए कहा है। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे जो उसने प्रूव करने के लिए हमें दिया है, और उसमें जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं नीचे हम वो लिख देंगे। तो हम यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि R2 मनफी R1 इज़ स्मॉलर दैन R3 मनफी R2 से, एंड इट इज़ स्मॉलर दैन R4 मनफी R3 से। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।